द साइन ऑफ फोर का चौथा और आखिरी भाग। हमारा डिनर बड़ा ही खुशनुमा रहा। जब होम्स का मन होता था तो वो बहुत अच्छी तरह बातचीत करता था और उस रात उसका बात करने का मन था। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। मैंने उसे कभी भी इतना चहकते नहीं देखा। उसने बारी बारी से कई विषयों पर बात छेड़ी। चमत्कार वाले नाटकों से लेकर मध्यकालीन मिट्टी के बर्तन बनाने की कला पर, स्ट्रेडिवेरियस वायलिनों से लेकर सिलोन में बौद्ध धर्म पर और भविष्य के लड़ाकू जलपोतों पर भी उसने चर्चा की, मानो इनमें से हर एक विषय पर उसने विशेष जानकारी हासिल की हो। उसका ये खुशनुमा मूड पिछले दिनों के गहन डिप्रेशन से बिल्कुल अलग था। फुर्सत के वक्त एथनली जोन्स भी बड़ा मिलनसार साबित हुआ और बहुत खुश होकर डिनर में शामिल हुआ। मैं ये सोचकर खुश था कि हम अपने काम को पूरा करने के बिल्कुल करीब आ पहुंचे हैं। डिनर के दौरान हम तीनों में से किसी ने भी उस काम का जिक्र नहीं किया जिसकी वजह से हम तीनों मिले थे। जब टेबल साफ हो गई तो होम्स ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बोला, हमारी छोटी सी यात्रा की सफलता को सलाम, और अब वक्त आ गया है कि हम चल पड़ें। तुम्हारे पास पिस्तौल है वॉटसन? डेस्क में मेरी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर रखी है, मैंने कहा। फिर अच्छा होगा कि तुम उसे ले चलो। हर तरह से तैयार रहना ही ठीक होगा। मैं देख रहा हूं कि कैब दरवाजे पर आ चुकी है। मैंने उसे 6:30 बजे बुलाया था। 7 बजे के कुछ देर बाद हम वेस्टमिंस्टर वॉर्फ पहुंच गए और वहां हमने लॉन्च को अपना इंतजार करते पाया। होम्स ने उसे पारखी नजरों से देखा, फिर बोला, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे पता चल सके कि ये पुलिस की बोट है? हाँ है, किनारे पर लगा ये हरा लैंप। तो फिर उसे तुरंत उतार दो। लैंप को उतार दिया गया। हम लॉन्च पर सवार हुए और रस्सियां खोल दी गईं। जोन्स, होम्स और मैं पीछे की ओर बैठे। एक ने पतवार संभाली और एक इंजन पर बैठा। 2 हट्टे कट्टे पुलिस वाले आगे की ओर बैठ गए। जोन्स ने पूछा, बताओ कहाँ चलना है? टॉवर तक। उनसे कहना कि जेकबसन यार्ड के सामने रुक जाएं। हमारी लॉन्च काफी तेज थी। भरी हुई नावों की लंबी कतारों से हम तीर की गति से गुजरे, मानो वे नावें चल नहीं रही हों बल्कि रेंग रही हों। जब हमने एक स्टीमर को पछाड़कर पीछे छोड़ दिया तो होम्स संतोष से मुस्कुराया, फिर बोला, हमें ऑरोरा को पकड़ना ही होगा और वो अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊंगा। वॉटसन, तुम्हें याद ही होगा कि मैं उस छोटी सी बात पर कितना नाराज हो गया था। हाँ, मुझे याद है। तो मैंने एक रासायनिक प्रयोग में उलझकर अपने दिमाग को पूरा आराम दिया। हमारे एक राजनेता ने कहा है कि किसी और काम में उलझना ही सबसे अच्छा आराम लेना होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं हाइड्रोकार्बन घोलने में सफल हो गया जिसमें मैं मशगूल था, तो मैं फिर से शॉल्टों की समस्या पर आया और मैंने पूरे मामले पर दोबारा विचार किया। मेरे खोजी लड़के नदी में ऊपर से नीचे तक गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लॉन्च न कहीं रुकी हुई थी न वापस आई थी। उसमें छेद करके उसे डुबाया भी नहीं जा सकता था। हालांकि अगर सब ओर से हमें असफलता मिली तो शायद हमें यही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। मैं जानता था कि स्मॉल नाम का यह आदमी कुछ हद तक चालाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ऊंचे दर्जे की चालाकी कर पाएगा। फिर मैंने सोचा कि उसे लंदन में रहते हुए कुछ वक्त हो चुका है, क्योंकि हमारे पास इस बात का सबूत है कि वो लगातार पौंडीचेरी लॉज पर नजर रखे हुए था। वो पल भर में ही तो गायब हो नहीं सकता। उसे कुछ तो वक्त लगेगा ही, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो, कि वो जाने की तैयारी कर सके। मुझे सिर्फ एक यही संभावना नजर आ रही थी। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, यह संभावना थोड़ी कमजोर है शर्लॉक। यह भी तो संभव है कि उसने वारदात से पहले ही सारी तैयारी कर रखी हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। वो जिस भी मांद में दुबका हुआ था, वो जरूरत के समय के लिए बड़ी अनमोल रही होगी। इसलिए जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया होगा कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, तब तक उसने उसे छोड़ा नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी बात भी है। जोनाथन स्मॉल ने सोचा होगा कि उसके सहयोगी की अलग दिखने वाली आकृति, भले ही उसे किसी भी तरह के कपड़े पहना दिए जाएं, अफवाहों को हवा देगी ही देगी, और संभव है कि उसे नॉरवुड ट्रेजेडी से जोड़ दिया जाए। इन सब बातों को वो चालाकी से समझता था। इसलिए वो अपने रहने की जगह से अंधेरे की ओट में निकले और वे चाह रहे होंगे कि दिन चढ़ने से पहले ही वापस आ जाएं। अब मिसेस स्मिथ के हिसाब से जब उन्हें नाव मिली तब 3 बज चुके थे।
काफी रोशनी फैल चुकी होगी और घंटे भर में लोगों की चहल पहल शुरू होने वाली होगी। इसलिए मैंने सोचा कि वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उन्होंने खूब सारा पैसा देकर स्मिथ की जुबान बंद कर दी। भाग निकलने के लिए उसकी लॉन्च को रिजर्व किया और खजाना लेकर अपने रहने की जगह पहुंचे। 2 रातों के बाद जब उन्हें ये देखने का मौका मिला कि अखबारों का क्या रुख है और कहीं कोई उनके ऊपर शक तो नहीं कर रहा है, तब वे अंधेरे का फायदा उठाकर ग्रेवसैंड या डाउन में किसी पानी के जहाज को पकड़ेंगे, जहां उन्होंने जरूर अमेरिका या उसकी किसी कॉलोनी की तरफ निकल जाने का इंतजाम कर रखा होगा। लेकिन लॉन्च का क्या? लॉन्च को तो वे अपने ठहरने की जगह पर नहीं लेकर गए होंगे, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक। मैंने अंदाज लगाया कि दिखाई न देने पर भी लॉन्च अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर मैंने खुद को स्मॉल की जगह रखकर देखा। उसने जरूर यही सोचा होगा कि लॉन्च को वापस भेजने में या उसे किसी भी घाट पर खड़ा करने में खतरा है, क्योंकि अगर पुलिस उसको ढूंढने लगी तो लॉन्च से उन तक पहुंचने में आसानी होगी। फिर वो लॉन्च को कैसे छुपा सकता है कि जब चाहे उसे वो लॉन्च तैयार मिल भी जाए। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। मुझे सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया। मैं लॉन्च किसी नाव बनाने वाले या मरम्मत करने वाले को सौंप सकता हूँ, उसको ये हिदायत देते हुए कि वो उसमें कुछ बदलाव कर दे और फिर लॉन्च उसके यार्ड में रख दी जाएगी और इस तरह वो अच्छी तरह छुप जाएगी। और इस तरह से जब भी मैं चाहूं कुछ ही घंटों की मोहलत में वो मुझे आसानी से मिल भी जाएगी। ये तो बड़ा ही आसान लग रहा है, जोन्स ने कहा। बस ये साधारण बातें ही तो नजरअंदाज हो जाती हैं। फिर भी मैंने इसी विचार पर अमल करने की ठानी। मैं तुरंत ही इस नाविक के भेष में चल पड़ा और नदी पर पड़ने वाले सारे घाटों पर पूछताछ की। 15 तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन 16वें में जैकबसन पर मुझे पता चला कि औरोरा उनको 2 दिन पहले लकड़ी के पैर वाले एक आदमी ने सौंपी थी और पतवार में कोई फेरबदल करने की बात कही थी। फोरमैन ने मुझे बताया, उसकी पतवार में कोई खराबी नहीं है, वो वहां पर खड़ी है, लाल पट्टियों वाली। और जरा संयोग की बात देखो कि उसी समय वहां पर मॉर्डिकाइस स्मिथ आ गया, जो लॉन्च का गुमशुदा मालिक था। वो बुरी तरह शराब के नशे में था। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, लेकिन उसी ने जोर जोर से अपना और अपनी लॉन्च का नाम लिया और उस आदमी से बोला, मुझे आज रात 8 बजे ये चाहिए, ठीक 8 बजे, क्योंकि 2 लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और उनको देर नहीं होनी चाहिए। जाहिर था कि उन्होंने उसे मोटी रकम दी हुई थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे और वो उन्हें आदमियों में लुटाता फिर रहा था। मैंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, पर उसके बाद वो एक शराब खाने में घुस गया, इसलिए मैं वापस यार्ड गया और रास्ते में मुझे अपना जो एक लड़का मिला उसे मैंने लॉन्च की निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। मैंने उसे कहा कि उसे पानी के किनारे खड़े रहना है और जब लॉन्च वहां से चले तो अपना रुमाल हिलाना है। हम वहीं पर उन लोगों का इंतजार करेंगे और उन्हें खजाने के समेत गिरफ्तार कर लेंगे। जोन्स ने तारीफ भरे स्वर में कहा, तुमने सारी योजना बहुत बढ़िया ढंग से बनाई होम्स, भले ही वे वास्तव में अपराधी हों या ना हो। अगर ये मामला मेरे हाथों में होता तो मैं वहां पर पुलिस की एक टुकड़ी को जरूर रखता और जैसे ही वे आते उन्हें गिरफ्तार कर लेता। और ये कभी होता ही नहीं, होम्स ने बड़े मजे से कहा। ये जो स्मॉल नाम का आदमी है, ये बड़ा ही घुटा हुआ है। वो पहले किसी और को भेजेगा और कोई भी शक होने पर वो हफ्ते भर के लिए फिर से चुपचाप छिपा पड़ा रहेगा। लेकिन होम्स, अगर तुम मॉर्डिकाई स्मिथ के साथ रहते तो उनके छिपने की जगह तक पहुंच ही जाते ना, मैंने कहा। उस हालत में मेरा पूरा दिन खराब हो जाता। इस बात की 100 में से सिर्फ एक संभावना है कि स्मिथ को इस बात की जानकारी है कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। जब तक उसे शराब और अच्छा पैसा मिलता रहता है, वो ये सब सवाल क्यों पूछेगा? वे उसे सिर्फ संदेश पहुंचाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने हर संभव तरीके पर विचार किया है और यही सबसे अच्छा है। जब ये बातचीत हो रही थी, हम टेम्स पर स्थित पुलों की लंबी श्रृंखला को पार कर रहे थे। जब हम शहर से गुजरे तो सेंट पॉल के शिखर पर बने क्रॉस पर सूरज की आखिरी किरणें सोना बिखेर रही थीं। हमारे टावर पर पहुंचने से पहले अंधेरा हो चुका था। होम्स ने सरे की तरफ नावों के पालों की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा जैकबसन यार्ड। धीरे धीरे इन नावों की ओट में चलो।
उसने जेब से रात का चश्मा निकाला और कुछ देर तक किनारे की ओर देखता रहा। फिर उसने कहा, मुझे अपना चौकीदार अपनी जगह पर खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन रुमाल का अता पता नहीं है। इस वक्त हम लोग काफी उत्साहित थे, पुलिस वाले और बाकी दोनों भी, हालांकि उन्हें ज्यादा पता नहीं था कि क्या चल रहा है। होम्स ने हमें समझाया, हमें किसी भी बात को हल्का नहीं समझना है। हालांकि 10 में से एक उम्मीद यही है कि वे लोग यहाँ आएंगे, लेकिन हम निश्चिंत नहीं हो सकते। इस जगह से हमें यार्ड में घुसने का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और वे हमें नहीं देख सकते। आज की रात एकदम साफ है और काफी रोशनी रहने वाली है। हम यहीं पर रहेंगे जहां पर अभी हैं। देखो, गैस की रोशनी में कैसे वहां पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें इंतजार करते हुए मुश्किल से 5 ही मिनट हुए होंगे कि होम्स चिल्लाया, वो देखो, वो रुमाल लहरा रहा है। मैं भी जोश से चिल्लाया, हाँ, ये तुम्हारा वाला लड़का ही है, मुझे साफ दिख रहा है। और वो रही ऑरोरा, होम्स ने कहा, और वो चली जा रही है। इंजीनियर, पूरी गति से नाव चलाओ, पीली बत्ती वाली उस नाव के पीछे लग जाओ। अगर वो हमसे आगे निकल गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यार्ड के प्रवेश द्वार से निकलकर 2-3 छोटी नावों के पीछे से होती हुई ऑरोरा अब तक थोड़ी गति पकड़ चुकी थी। जब हमने उसे देखा तो वो पानी में तेजी से जा रही थी, किनारे की ओर बहुत तेज रफ्तार से। जोन्स ने गंभीरता से उसे देखा और सिर हिलाया। ये बहुत तेज है, मुझे शक है कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। दांत भींचते हुए होम्स बोला, हमें उसको पकड़ना ही होगा। पूरी कोशिश करो, चाहे हमें नाव को जलाना ही क्यों ना पड़ जाए, हमें उन्हें पकड़ना ही है। हम उसके काफी करीब तक पहुंच गए थे। नाव की भट्टियां आग उगल रही थीं। ताकतवर इंजन घरघराता जा रहा था, मानो बड़ा सा धातु का दिल हो। उसका पैना सकरा अगला भाग नदी के शांत जल को तेजी से काट रहा था और हमारे दाएं और बाएं तरफ 2 बड़ी लहरें उठ रही थी। इंजन की घरघराहट से हम बुरी तरह हिल उठते थे। नाव पर लटकी बड़ी सी पीली लालटेन हमारे सामने एक लंबी कंपकपाती रोशनी की लकीर डाल रही थी। ठीक सामने एक गहरी आकृति से पता चल रहा था कि ऑरोरा कहाँ पर है, और उसके पीछे उठ रहे पानी के झागों से पता चल रहा था कि वो कितनी रफ्तार से जा रही है। हम कई तरह के नावों को पछाड़ते हुए जा रहे थे, कभी एक के पीछे, कभी दूसरी के आगे। अंधेरे में कई आवाजें हमें रोक रही थीं, लेकिन ऑरोरा आगे गरजती गई और हम उसके काफी पास पहुंचकर उसका पीछा करते रहे। इंजन कक्ष में झांकते हुए होम्स चिल्लाया, और तेज, और तेज। नीचे से आती तेज लपटों की रोशनी उसके उत्तेजित चेहरे पर पड़ रही थी। जितनी भाप बना सकते हो बनाओ। जोन्स ने ऑरोरा पर नजरें टिकाए हुए कहा, मेरे ख्याल से हमारी रफ्तार कुछ बढ़ी है। मुझे पूरा यकीन है, मैंने कहा, कुछ ही मिनटों में हम उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी वक्त हमारे और ऑरोरा के बीच सामान ढोने वाली 3 नावों का बेड़ा आ गया। हमने बड़ी कोशिश की, इसलिए टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन इससे पहले कि हम घूमकर आगे जाते, ऑरोरा ने अच्छी खासी करीब 200 मीटर की दूरी बना ली थी। फिर भी वो हमें साफ नजर आ रही थी और शाम का धुंधलका अब तारों वाली रात में बदल चुका था। हमारी भट्टियां जोरों से जल रही थी और हमारी नाजुक नाव इतनी तेज ऊर्जा और गर्मी से चरमरा रही थी। हम पुल से गुजर चुके थे और वेस्ट इंडिया डॉक्स से होते हुए लंबी डेप्टफोर्ड रीच और ऑयल ऑफ डॉग्स से गुजर रहे थे। हमारे सामने जो अब तक काला धब्बा दिखाई पड़ रहा था, अब साफ तौर पर फिर से ऑरोरा की आकृति ले चुका था। जोन्स ने हमारी सर्च लाइट उसकी तरफ कर दी, जिससे हम उस पर सवार लोगों को देख सकें। एक आदमी पिछले हिस्से पर बैठा था, अपने घुटनों के बीच किसी काली चीज को दबाए हुए, जिस पर वो झुका हुआ था। उसके पास एक काला ढेर सा था, जो शायद एक न्यू फाउंडलैंड कुत्ता था। लड़के ने नाव घुमाने के साधन को पकड़ रखा था और भट्टी की लाल दहकती रोशनी में मुझे स्मिथ नजर आया। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा निर्वस्त्र था और वो जल्दी जल्दी भट्टी में कोयले झोंक रहा था। पहले उन्हें शक रहा होगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम हर मोड़ और हर नुक्कड़ पर उनका पीछा कर ही रहे थे, तो शक का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया था। ग्रीनविच में हम बस उनसे 300 कदम पीछे थे, ब्लैक वॉल पर 250 कदम। अपने कैरियर में मैंने कई तरह के प्राणी देखे हैं, लेकिन कभी भी मुझे इतना रोमांच नहीं हुआ था जितना टेम्स में इस तरह इन लोगों का पीछा करते हुए हो रहा था। धीरे धीरे हम और आगे बढ़कर उनके और नजदीक पहुंच गए। रात के सन्नाटे में
हमें उनकी मशीनों की घरघराहट साफ सुनाई पड़ रही थी। पीछे बैठा आदमी अब भी डेक पर बैठा था और उसके हाथ ऐसे चल रहे थे मानो वो किसी काम में व्यस्त हो। बीच बीच में वो ऊपर भी देख लेता, मानो हमारे बीच की दूरी नाप रहा हो। हम पास आते गए, और भी पास। जोन्स ने चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। हम उनके पीछे 4 नावों की दूरी से ज्यादा नहीं थे और दोनों नावें तेजी से आगे बढ़ी जा रही थीं। नदी की ये वो जगह थी जहां एक ओर बार्किंग लेवल था और दूसरी ओर प्लम शेड मार्शेस की उदासी। हमारे पुकारने पर पीछे बैठा आदमी डेक से कूदा। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां हमें दिखाईं और तेज तीखी आवाज में हमें गालियां बकने लगा। वो ठीक ठाक डील डॉल वाला ताकतवर आदमी था और अपने पैरों को फैलाकर अपना संतुलन बना रहा था। मैंने देखा कि जांघ के नीचे से दाईं तरफ उसका पैर नहीं बल्कि लकड़ी का एक ठूंठ है। उसकी गुस्से भरी गालियों की आवाज पर डेक पर सिमट कर बैठी गठरी में कुछ हलचल हुई। वो एक छोटे से काले आदमी में तब्दील हो गई, इतना छोटा जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सिर बहुत बड़ा और बेडौल था और उसके ऊपर था बुरी तरह उलझे बेतरतीब बालों का गुच्छा। होम्स ने पहले ही अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी और इस जंगली विद्रूप प्राणी को देखकर मैंने भी वही किया। वो एक तरह के गहरे रंग के कंबल में लिपटा था जिससे उसका सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था, लेकिन वो चेहरा भी किसी की भी रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी था। मैंने कभी भी किसी चेहरे पर इतनी पाशविकता और क्रूरता नहीं देखी थी। उसकी छोटी आंखें खूंखार रोशनी की तरह जल रही थीं और उसके मोटे होंठ दांतों से पीछे मुड़े हुए थे जो हमें देखकर वहशीपन से किटकिटा रहे थे। होम्स ने धीरे से कहा, अगर ये अपना हाथ उठाए तो तुरंत फायर कर देना। ये बहुत ही अच्छा हुआ जो हमने उसे इतने करीब से देखा। हमारे देखते देखते उसने अपने कंबल के नीचे से लकड़ी का एक छोटा सा गोल टुकड़ा निकाला जो देखने में स्कूली रूलर की तरह था और उसे अपने होठों से चिपका लिया। हमारी पिस्तौलें एक साथ गूंजी। वो तेजी से घूमा, हाथ उठाए और दम घोंटू खांसी के साथ नदी में कूद गया। मैंने उसकी जहरीली आंखों की एक झलक देखी सफेद पानी के बीच में। उसी पल लकड़ी के पैर वाले आदमी ने पतवार संभाल ली जिससे नाव सीधे दक्षिणी किनारे की ओर चल दी, जबकि हम उससे कुछ ही दूरी पर थे। पल भर में ही हम उस तक पहुंच गए, लेकिन तब तक वो किनारे जा लगी थी। वो सुनसान और जंगली इलाका था जहां दूर तक फैले दलदल के ऊपर चांद चमक रहा था। बीच बीच में पानी के गड्ढे थे और सड़ती हरियाली। एक हल्की थपाक की आवाज के साथ लॉन्च मिट्टी के किनारे जा लगी। उसका आगे का हिस्सा हवा में उछल गया और पीछा पानी से भर गया। भगोड़ा जल्दी से कूदा, लेकिन उसकी लकड़ी का ठूंठ तुरंत ही पूरी तरह दलदल में फंस गया। उसने निकलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वो आगे या पीछे एक भी कदम नहीं ले पा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया और दूसरे पैर से मिट्टी में लाते मारने लगा, लेकिन उसकी इन कोशिशों से उसकी लकड़ी की टांग दलदल में और भी गहरी धंसती चली गई। जब हमारी लॉन्च वहां पहुंची तब तक वो इतनी बुरी तरह से दलदल में फंस चुका था कि उसके कंधों के ऊपर रस्सी फेंक कर ही हम मछली की तरह उसे अपनी ओर खींच पाए। दोनों स्मिथ बाप और बेटा चुपचाप अपने लॉन्च में बैठे रहे, लेकिन हमारे बुलाने पर हमारी लॉन्च में आ गए। औरोरा को खींचकर हमने अपनी लॉन्च से बांध लिया। डेक पर भारतीय कारीगरी का एक ठोस संदूक रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही संदूक था जिसमें शॉल्टो का खजाना था। उसमें कोई चाबी नहीं थी, लेकिन वो खासा भारी था, इसलिए हमने उसे उठाकर अपने छोटे से केबिन में रख लिया। वापस जाते हुए हमने अपनी सर्च लाइट हर दिशा में फेंकी, लेकिन उस वहशी द्वीप निवासी का कोई चिन्ह नहीं मिला। टेम्स के तल की गहराइयों में कहीं तट के उस अजीब मेहमान की हड्डियां पड़ी होंगी। होम्स ने लकड़ी की नक्काशी की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर देखो। हम अपनी पिस्तौल ज्यादा फुर्ती से नहीं निकाल पाए थे। वहां पर निस्संदेह जहां हम खड़े थे, ठीक उसके पीछे जहर बुझा हत्यारा तीर चिपका हुआ था, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह मालूम था। ये उस पल हमारे बीच से गुजरा होगा जब हमने फायर किया। होम्स उसे देखकर मुस्कुराया और उसने अपने कंधे उचकाए। लेकिन मुझे कबूल ना होगा कि उस रात जो ये भयानक मौत हमारे इतने करीब से गुजरी थी, उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया। हमारा कैदी उस संदूक के सामने केबिन में बैठा था
जिसको पाने के लिए उसने इतना किया था और इतनी देर इंतजार किया था। वो धूप में झुलसे हुए रंग का बेफिक्र आंखों वाला शख्स था और उसके लकड़ी के से चेहरे पर लकीरों और झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। उसकी उम्र 50 के करीब रही होगी, क्योंकि उसके काले घुंघराले बाल कई जगहों पर सफेद थे। उसकी घनी भौहें और अड़ियल ठोड़ी से उसके चेहरे का भाव बड़ा भयानक हो जाता था। अब वो बैठा था, अपने हथकड़ियों में जकड़े हाथों को अपनी गोद में रखे। उसका सिर उसकी छाती पर टिका था। वो अपनी तेज चमकती आंखों से उस संदूक की ओर देख रहा था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। मुझे लगा कि उसके शांत चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दुख झलक रहा है। एक बार उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उस वक्त शायद हल्का सा हंसी का पुट था। होम्स ने एक सिगार सुलगाते हुए कहा, हाँ तो जोनाथन स्मॉल, मुझे खेद है कि ये सब हुआ। उसने साफ तौर पर कहा, मुझे भी हुआ सर। मैं नहीं समझता कि अब मैं बच सकता हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं कि मैंने मिस्टर शॉल्टो को हाथ भी नहीं लगाया। वो जंगली कुत्ता टोंगा था जिसने अपना तीर उसके ऊपर छोड़ा था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे उसके मरने से उतना ही दुख हुआ था जितना किसी सगे संबंधी के लिए होता। मैंने रस्सी के छोर से उस शैतान को मारा भी, लेकिन नुकसान तो हो चुका था और मैं उसको ठीक नहीं कर सकता था। होम्स ने उससे कहा, ये एक सिगार लो और मेरे फ्लास्क से थोड़ा पी लो, और ये बताओ कि तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते थे कि उसके जैसा छोटा आदमी मिस्टर शॉल्टो पर हावी हो सकेगा जब तुम रस्सी पर चढ़ रहे थे। जोनाथन ने कहा, आपको इसके बारे में इस तरह मालूम है मानो आप वहीं थे। सच तो ये है कि मैंने सोचा था कि मुझे कमरा खाली मिलेगा। मुझे इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह मालूम थे, और ये वो समय था जब शॉल्टो अक्सर खाना खाने के लिए नीचे जाता था। मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं सिर्फ सीधी सच्ची बात बताकर अपनी पैरवी करूंगा। अगर ये बूढ़ा मेजर होता तो मैं हल्के दिल से उसका काम तमाम करता। उसको छुरा घोंपने से पहले मैं उतना भी नहीं सोचता जितना इस सिगार को पीने में सोच रहा हूँ। लेकिन मैं इस जवान शॉल्टो से उलझ गया जिसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। देखो, तुम इस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर एथनली जोन्स के कब्जे में हो। वो तुम्हें हमारे कमरे में लाएगा और मैं इस मामले का सारा ब्यौरा तुमसे लूंगा। तुम सारी बात सच सच बताओगे, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। मुझे लगता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि जहर इतनी जल्दी काम करता है कि तुम्हारे कमरे में पहुंचने के पहले ही वो आदमी मर चुका था। होम्स ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। जोनाथन ने फिर से कहा, वो तो था ही सर। मुझे जिंदगी में इतना धक्का कभी नहीं लगा जितना उसको कंधे पर सिर टिकाकर मेरी ओर हंसते हुए देखने पर लगा था। मैं बुरी तरह कांप उठा था सर। टोंगा अगर भाग नहीं गया होता तो मैं शायद उसे अधमरा कर देता। उसी ने मुझे बताया कि उसकी वो लोहे की गदा और तीर इसीलिए वहीं छूट गए, और मुझे अंदाजा है कि उन्हीं चीजों के सहारे आप लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ये सब आप कर कैसे पाए, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एक कड़वी मुस्कान के साथ वो आगे बोला, मुझे $500,000 की दौलत मिलनी चाहिए। अपनी आधी जिंदगी मैंने अंडमान से निकलने की कोशिश करते हुए बिताई, और बाकी जिंदगी डार्टमोर में नाले खोदते हुए। वो मेरे लिए बहुत ही काला दिन था जब मेरी नजर व्यापारी अचमेत सिंह पर पड़ी और मेरा वास्ता आगरा के खजाने से पड़ा, जो हर उस आदमी के लिए तबाही लाया जिसने उसे हासिल किया। उसके लिए हत्या लाया, मेजर शॉल्टो के लिए डर और अपराध की भावना, और मेरे लिए सारी उम्र की गुलामी। तभी दरवाजे पर एथनली जोन्स का चेहरा नजर आया। उसने टिप्पणी की, ये तो पूरे परिवार की पार्टी हो रही लगती है। मुझे भी उस फ्लास्क का मजा लेने दो होम्स। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि दूसरे को हम जिंदा नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है होम्स। लॉन्च को पकड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत भला तो सब भला, होम्स ने कहा। मैं ये नहीं जानता था कि औरोरा की रफ्तार इतनी तेज है। स्मिथ ने बताया कि पूरी नदी में वो सबसे तेज लॉन्च है, और अगर इंजनों पर मदद देने के लिए उसके साथ कोई और होता तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाते। उसने ये भी कहा कि उसे इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारे कैदी ने कहा, हाँ, वो इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानता था, एक शब्द भी नहीं।
मैंने उसकी लॉन्च को इसलिए चुना क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वो उड़न परी है। हमने उसे कुछ नहीं बताया, बस हमने उसे एक अच्छी खासी रकम दी, और अगर हम अपनी नाव से एस्मरेल्डा तक पहुंच जाते, जो ग्रेवसैंड पर है, ब्राजील्स जाने के लिए तैयार, तो उसे और भी बहुत सारा पैसा मिलता। इसकी कोई गलती नहीं है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हम अपराधी को पकड़ने में जल्दी करते हैं, लेकिन उसको सजा देने में नहीं, जोन्स ने कहा। कुछ ही देर में हम वॉक्सहॉल ब्रिज पहुंच जाएंगे और खजाने के साथ डॉक्टर वॉटसन तुम्हें उतार देंगे। मुझे ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं एक गंभीर जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं किया जाता, लेकिन समझौता समझौता ही होता है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे साथ एक इंस्पेक्टर भेजूं, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तुम ड्राइव तो कर लोगे ना? हाँ, मैं ड्राइव कर लूंगा, मैंने कहा। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे पास इस संदूक की चाबी नहीं है, जिससे हम इसके अंदर के माल की सूची बना लेते। तुम्हें इसे तोड़कर ही खोलना पड़ेगा। इसकी चाबी कहाँ है, जोनाथन? नदी की तली में, जोनाथन ने जवाब दिया। जोन्स अपने कैदी को गुस्से से घूरने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। कुछ देर बाद उसने लोहे के उस भारी संदूक के साथ मुझे वॉक्सहॉल पर उतार दिया और एक इंस्पेक्टर को भी मेरे साथ कर दिया। 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम मिसेस सेसिल फॉरेस्टर के यहाँ पहुंचे। इतनी देर शाम को आने वाले मेहमानों को देखकर नौकर ताज्जुब में था। उसने बताया, मिसेस फॉरेस्टर बाहर गई हुई हैं और काफी देर से लौटेंगी, लेकिन मिस मॉर्स्टन ड्राइंग रूम में मौजूद थी, इसलिए मैं वहीं चला गया। हाथ में संदूक लिए इंस्पेक्टर को मैं कैब में ही छोड़कर आया था। वो खुली खिड़की के पास बैठी थी, सफेद पोशाक में, जिसकी गर्दन और कमर पर लाल रंग का पुट था। वो बेंत की कुर्सी पर बैठी हुई थी और एक लैंप की मंद रोशनी उसके सुंदर गंभीर चेहरे पर खिल रही थी। मेरे कदमों की आहट से वो खड़ी हो गई और उसके पीले गालों पर आश्चर्य और खुशी की लाली चमक उठी। वो बोली, मैंने एक गाड़ी की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि मिसेस फॉरेस्टर बड़ी जल्दी वापस आ गई हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तुम हो सकते हो। तुम हमारे लिए क्या खबर लाए हो? मेज पर संदूक को रखकर मैंने मजाकिया लहजे में कहा, मैं तुम्हारे लिए खबर से भी अच्छी चीज लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए दौलत लाया हूं जो तुम्हारी है। उसने लोहे के संदूक पर नजर डाली और शांत भाव से पूछा, तो यही वो खजाना है? हाँ, यही आगरा की महान दौलत है, आधी तुम्हारी और आधी थीडियस शॉल्टो की। तुम में से हर एक को 2-2 लाख मिलेंगे। सोचो, इंग्लैंड में बहुत कम औरतें ही तुमसे अमीर होंगी। ये कितनी खुशी की बात नहीं है? मेरे ख्याल से मैं अपनी खुशी जाहिर करने में ज्यादा ही नाटकीय हो रहा था। उसने मेरी बधाइयों में छिपी उदासी को भांप लिया, क्योंकि मैंने उसकी भौहों को ऊपर चढ़ते देखा। उसने मेरी ओर कौतूहल से देखा और बोली, अगर मेरे पास कुछ है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया, मेरी वजह से नहीं, मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स की वजह से। मैं चाहे कितना भी चाहूं, मैं कभी भी उस सुराग का पीछा नहीं कर सकता था जिसने उसकी बुद्धि को भी चक्कर में डाल दिया था। वैसे भी आखिरी पलों में तो हम इससे करीब करीब हाथ धो ही बैठे थे। कृपा करके बैठ जाओ और मुझे इसके बारे में सारी बातें बताओ, डॉक्टर वॉटसन, मैरी बोली। मैंने उसे संक्षेप में बताया कि उससे मेरी आखिरी मुलाकात के बाद से अब तक क्या क्या हुआ था। होम्स के खोजने का नया तरीका, औरोरा के बारे में पता चलना, एथनली जोन्स का प्रकट होना, हमारी शाम की रोमांचक यात्रा और टेम्स पर हुई धरपकड़। उसने खुले होठों और चमकती आंखों से मेरी सारी बातें सुनी। जब मैंने उसे उस तीर के बारे में बताया जिससे हम बाल बाल बचे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो डर के मारे बेहोश ही ना हो जाए। वो घबराए स्वर में बोली, ये सोचकर मुझे बड़ा ही धक्का लगा कि मेरी वजह से मेरे दोस्त कितने बड़े खतरे में पड़ गए थे। वो सब तो हो गया अब, मैंने जवाब दिया। वो तो कुछ भी नहीं था। अब मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा। चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। ये रहा खजाना। मुझे छूट दी गई है कि मैं इसे अपने साथ ले आऊं, ये सोचकर कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि सबसे पहले तुमने ही इसे देखा है। उसने शांत स्वर में कहा, मैं जरूर देखना चाहती हूँ। ये कितना सुंदर बक्सा है। ये शायद भारतीय कारीगरी है। उसकी आवाज में जरा भी उत्साह या खुशी नहीं थी। मैंने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हुए कहा, ये बनारस की नक्काशी है और देखो कितना भारी है ये।
इस संदूक की ही काफी कीमत होगी। उसने मुझसे पूछा, इसकी चाबी कहाँ है? स्मॉल ने उसे नदी में फेंक दिया। मुझे मिसेस फॉरेस्टर की चिमटी लेकर इसे खोलना होगा। संदूक में आगे की ओर एक चौड़ी सी कुंडी थी जो बैठे हुए बुद्ध की आकृति में थी। मैंने उसके नीचे चिमटी डालकर लीवर की तरह घुमाया। तेज आवाज के साथ कुंडा खुल गया। कांपती उंगलियों से मैंने ढक्कन उठाया और हम दोनों हैरान खड़े रह गए। बक्सा पूरी तरह खाली था। उसके चारों ओर लोहे का काम था। वो बहुत बड़ा और ठोस था, जैसा कीमती चीजों को रखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसमें जेवर या कीमती धातु का एक भी टुकड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से खाली था। मिस मॉर्स्टन ने शांत भाव से कहा, खजाना कहीं खो गया है। जब मैंने ये शब्द सुने और मुझे समझ में आया कि उनका क्या मतलब है, तो मेरी आत्मा से जैसे एक भारी बोझ उठ गया। मुझे नहीं मालूम कि आगरा के इस खजाने से मैं कितना परेशान था, लेकिन इस वक्त मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि मेरे और मिस मॉर्स्टन के बीच की अड़चन हट गई है। मैंने उससे कहा, तुम फिर से मेरी पहुंच के दायरे में आ गई हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उतनी जितनी किसी भी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ नहीं की होगी। इस खजाने, इस दौलत ने मेरे होठों पर ताला लगा दिया था, लेकिन अब जब ये सब जा चुका है तो मैं तुमसे कह सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। वो मेरा हाथ थामकर मेरे करीब आ गई, बिल्कुल करीब, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि चाहे आज जिसने भी खजाना खोया हो, लेकिन मेरे हाथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लग गया था। कैब में बैठा इंस्पेक्टर बड़ा ही सब्र वाला इंसान था, क्योंकि जब मैं उसके पास वापस पहुंचा तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब मैंने उसे खाली बक्सा दिखाया तो उसका चेहरा निराशा से भर गया। उसने बड़े ही दुख से कहा, लो गया इनाम। जहां पैसा नहीं वहां इनाम भी नहीं मिलता। आज की रात की कीमत मेरे और सैम ब्राउन के लिए 10 पाउंड की होती अगर खजाना हमारे पास होता। मिस्टर थीडियस शॉल्टो काफी अमीर आदमी है। वो इस बात का ध्यान रखेगा कि चाहे खजाना मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें इनाम जरूर दिया जाए। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन इंस्पेक्टर ने निराशा से सिर हिलाया। ये बहुत बुरा हुआ। एथनली जोन्स भी यही सोचेगा। उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि जब मैंने बेकर स्ट्रीट पहुंचकर उसे खाली बक्सा दिखाया तो उसका चेहरा एकदम भावहीन हो गया। वे लोग तभी तभी वहां पहुंचे थे, होम्स, कैदी और जोन्स, क्योंकि वे लोग अपना इरादा बदलकर रास्ते में एक थाने में रिपोर्ट करने के लिए रुक गए थे। मेरा मित्र अपनी आराम कुर्सी पर अपना भावरहित चेहरा लिए बैठा था, जबकि स्मॉल उसके सामने बैठा था, अपनी लकड़ी की टांग को अपनी सही वाली टांग पर चढ़ाकर। जब मैंने उसे खाली संदूक दिखाया तो वो कुर्सी पर पसरकर जोर से हंसने लगा। एथनली जोन्स ने गुस्से से कहा, यह जरूर तुम्हारा काम है स्मॉल। हाँ, मेरा काम है। मैंने खजाना ऐसी जगह छुपा दिया है जहां तुम कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकोगे। वो मेरी दौलत है, और अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो किसी और को भी नहीं पाने दूंगा। मैं कह देता हूं कि किसी भी जिंदा आदमी का उस पर कोई अधिकार नहीं है, सिवाय अंडमान के कैदी बैरकों में रह रहे 3 कैदियों के और मेरे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे लिए अब उसका कोई फायदा नहीं है, और उन तीनों के लिए भी नहीं है। मैंने लगातार उन तीनों को ध्यान में रखकर उतना ही काम किया है जितना अपने लिए किया है। हमारे लिए हमेशा 4 का चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण रहा है। वैसे मैं जानता हूं कि वे मुझसे वही चाहते जो मैंने किया है, कि खजाने को टेम्स में फेंक दूं, बजाय इसके कि वो शॉल्टो या मॉर्स्टन के संबंधियों के हाथ लग जाए। इन लोगों को अमीर बनाने के लिए हमने थोड़े ही अचमत को मारा था। तुम्हें खजाना वहीं मिलेगा जहां इसकी चाबी है और जहां पर वो टोंगा है। जब मुझे ये समझ आ गया कि अब तुम लोग हमें पकड़ लोगे, तो मैंने खजाने को सुरक्षित जगह पर रख दिया। इस यात्रा में तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। एथनली जोन्स ने सख्त स्वर में कहा, तुम हमें धोखा दे रहे हो स्मॉल। अगर तुम टेम्स में खजाना फेंकना चाहते तो उसे बक्से समेत फेंकना ज्यादा आसान होता। मेरे लिए फेंकना तो आसान होता ही, तुम्हारे लिए उसे फिर से ढूंढ निकालना भी उतना ही आसान होता। उसने चालाकी से जोन्स को देखते हुए कहा, जो आदमी इतना होशियार है कि उसने मुझे ढूंढ निकाला, वो इतना होशियार भी तो होगा ही कि नदी के तल से लोहे के संदूक को निकाल ले। अब जब वो खजाना
करीब 8 किलोमीटर के दायरे में बिखरा पड़ा है, तो तुम्हारा काम मुश्किल हो सकता है। हालांकि ऐसा करते वक्त मेरा दिल बहुत रोया था। जब तुम लोग हम तक पहुंचे, मैं करीब करीब पागल हो गया था, लेकिन फिर भी अब उसके ऊपर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और ये सीखा है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो रोने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है स्मॉल, जासूस ने कहा। अगर तुमने कानून के रास्ते में अड़चन न डालकर उसकी मदद की होती तो तुम्हारे बचने की ज्यादा उम्मीद होती। कानून? बहुत बढ़िया है तुम्हारा कानून। ये खजाना अगर हमारा नहीं है तो और किसका है? ये कहाँ का कानून है कि हम इस खजाने को उन लोगों के हवाले कर दें जिन्होंने इसे कमाने में कोई मदद नहीं की? मैंने इसे कितनी मेहनत से कमाया है। उस बीमारी भरी दलदल में 20 सालों तक पूरा दिन पेड़ के नीचे काम करना, सारी रात कोठरी में जंजीरों से बंधे पड़े रहना, मच्छरों से खुद को कटवाते रहना, बीमारियों से जूझना, हर उस काले चेहरे वाले पुलिस वाले की धौंस सहना जो गोरों से नफरत करता है। इतनी तकलीफें उठाकर मैंने इस आगरा के खजाने को कमाया और तुम लोग न्याय और कानून की बात करते हो। ये सोचना भी मेरी बर्दाश्त के बाहर है कि मैंने इतनी बड़ी कीमत इसलिए चुकाई कि कोई दूसरा इसके मजे लूट सके। मैं 20 बार फांसी के फंदे पर झूल सकता हूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कैद में रहूं और कोई दूसरा आदमी मेरी दौलत के सहारे महलों में ऐश करे। स्मॉल ने अपने चेहरे से बेपरवाही का वो मुखौटा उतार फेंका था जो अब तक उसने लगा रखा था। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथों की हरकत से हथकड़ियां झनझना रही थीं। इस आदमी के गुस्से और आवेग को देखकर मैं समझ रहा था कि मेजर शॉल्टो को जो डर सता रहा था वो आधारहीन नहीं था जब उसे पहली बार पता चला था कि घायल मुजरिम उसकी तलाश में है। होम्स ने धीरे से कहा, तुम भूल रहे हो कि हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने अभी तक तुम्हारी कहानी नहीं सुनी है और हम ये नहीं कह सकते कि तुम कितने निर्दोष हो। ठीक है सर, आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी कलाइयों में पड़ी हथकड़ियों की वजह आप ही हैं। फिर भी इसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये सब बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा और जो मैं कहूंगा उसका एक एक शब्द बिल्कुल सच होगा। मेरे पास एक पानी का गिलास रख दीजिए और बीच में बोलते हुए अगर मेरा गला सूखेगा तो मैं खुद से पी लूंगा। मैं वॉर्सेस्टरशायर का रहने वाला हूँ। अगर आप देखें तो वहां आपको बहुत से स्मॉल नाम वाले लोग मिलेंगे। मैंने अक्सर सोचा है कि वहां जाकर देखूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं परिवार को ज्यादा महत्व नहीं देता और मैं नहीं समझता कि मुझे देखकर वो लोग भी ज्यादा खुश होंगे। वे सब लोग चर्च जाने वाले सीधे साधे लोग हैं, किसान और पूरे इलाके में मशहूर और इज्जतदार, जबकि मैं हमेशा से नालायक रहा हूँ। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने उन्हें और परेशान नहीं किया। घर छोड़कर मैं फौज में भर्ती हो गया। उस समय एक टुकड़ी 3rd बफ्स भारत की ओर रवाना हो रही थी। मैं उसी के साथ भारत चला गया। अभी मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू ही की थी कि मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी। मैं एक दिन गंगा के पानी में तैरने के लिए उतर गया। मेरी कंपनी का सार्जेंट जॉन होल्डर भी उस वक्त पानी में था। वो सारी फौज का सबसे अच्छा तैराक था। जब मैं नदी में था तो एक मगरमच्छ मुझे घसीट कर ले गया और उसने घुटने के ऊपर से मेरे दाएं पैर को ऐसी सफाई से काट डाला जैसे किसी सर्जन ने काटा हो। दहशत के मारे और बहुत अधिक खून बह जाने से मैं बेहोश हो गया और डूबकर मर ही जाता अगर होल्डर ने मुझे पकड़कर किनारे तक नहीं पहुंचाया होता। इसकी वजह से मुझे 5 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और आखिर में जब मैं लकड़ी के इस पैर के साथ लंगड़ाता हुआ वहां से बाहर निकला तो मैंने पाया कि सेना में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी और मैं उसके लायक नहीं रह गया था। तुम सोच सकते हो कि उस वक्त मैं कितना मायूस हो गया होऊंगा, क्योंकि तब तक मैं 20 साल का भी नहीं हुआ था और मैं अपाहिज हो चुका था। उन्हीं दिनों एबल वाइट नाम का एक आदमी जो नील की खेती करने वहां आया था, एक ओवरसियर की तलाश कर रहा था जो उसके कुलियों पर नजर रख सके। वो हमारे कर्नल का दोस्त था जो दुर्घटना के बाद मुझ में रुचि लेने लगा था। लंबी कहानी को छोटा करते हुए कर्नल ने उस पद के लिए मेरा नाम सुझाया और क्योंकि काम करते समय घुड़सवारी की जरूरत नहीं थी इसलिए मेरा पैर इस काम में अड़चन नहीं बना, क्योंकि मुझ में इतना घुटना अभी बचा था कि काठी पर अच्छी पकड़ बनाए रख सकता था। मुझे करना ये था कि सारे बागानों में घूमूं
और आदमियों पर नजर रखूं और कामचोरों की शिकायत करूं। तनख्वाह अच्छी थी, मुझे रहने के लिए आरामदायक घर मिला हुआ था और मैं पूरी तरह बाकी जिंदगी नील की खेती के इस काम में ही बिताना चाहता था। मिस्टर एबल वाइट एक दयालु इंसान थे और अक्सर वे मेरे छोटे से घर में आकर मेरे साथ बैठते और बातें करते थे, क्योंकि वहां पर एक गोरे को दूसरे गोरे के साथ इतनी आत्मीयता हो जाती है जो अपने देश में रहकर नहीं होती। अचानक बगैर किसी चेतावनी के हमारे खिलाफ वहां पर क्रांति हो गई। एक महीने भारत में सब शांत रहा, जैसे सरे या वेफंट इलाके हों, लेकिन दूसरे महीने 2 लाख काले हैवान हमारे ऊपर हावी हो गए और वो जगह एकदम नरक हो गई। ये सारी बातें तो आप लोगों को मालूम ही होंगी, मुझसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वही जानता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारे बागान मथुरा नाम की एक जगह में थे। उत्तर पश्चिम प्रांत में रातों को पूरा आसमान जलते हुए बंगलों की रोशनी से चमक उठता था और रोजाना हमारे बागानों से यूरोपियनों की छोटी छोटी टुकड़ियां अपनी बीवियों बच्चों के साथ गुजरती थीं आगरा जाने के लिए, जहां पर सेना मौजूद थी। मिस्टर एबल वाइट थोड़ा अड़ियल किस्म का था। उसके दिमाग में ये था कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और जितनी जल्दी ये सब फैला है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाएगा। वो अपने बरामदे में बैठा विस्की पीते हुए अपने सिगार के कश लगाता रहता था, जबकि उसके चारों ओर देश जल रहा था। हम उसके साथ ही थे, मैं और डॉसन, जो अपनी बीवी के साथ उसके बही खाते संभालने का काम करता था और बाकी छोटे मोटे काम देखता था। लेकिन एक दिन हम सब पर जैसे बिजली गिर गई। मैं एक दूर के बागान में गया हुआ था और शाम को धीरे धीरे अपने घोड़े से घर आ रहा था, जब मेरी नजर एक गहरे नाले के नीचे पड़े एक ढेर पर पड़ी। मैंने नीचे जाकर देखा कि वो क्या है, और मैं एकदम सदमे में आ गया जब मैंने देखा कि वो डॉसन की बीवी थी, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। कुत्तों और गीदड़ों ने उसकी आधी से ज्यादा लाश को खा लिया था। सड़क पर कुछ दूरी पर खुद डॉसन औंधे मुंह पड़ा था, मरा हुआ। उसके हाथ में एक खाली रिवॉल्वर थी और 4 सिपाही उसके सामने एक दूसरे के ऊपर मरे हुए पड़े थे। मैंने अपने घोड़े की लगाम खींची कि किस ओर जाऊं, लेकिन तभी मुझे एबल वाइट के बंगले की ओर से घना धुआं आता दिखाई दिया। लपटें छत को फाड़कर बाहर निकल रही थीं। मैं समझ गया कि मैं अब अपने मालिक के कुछ काम नहीं आ सकता, बल्कि अगर मैंने इस मामले में उलझने की कोशिश की तो अपनी जान भी गंवा दूंगा। जहां पर मैं खड़ा था वहां से मैं देख सकता था कि सैकड़ों काले लोग अपने लाल कोट पहने जलते हुए घर के इर्द गिर्द नाचते और चिल्लाते घूम रहे थे। कुछ ने मेरी ओर इशारा किया और मेरे सिर के पास से 2 गोलियां सरसराती हुई निकल गईं। मैं जल्दी से धान के खेतों की ओर भाग गया और वहां से किसी तरह बचते बचाते आगरा पहुंच गया। आगरा की चारदीवारी में मैंने खुद को थोड़ा सुरक्षित पाया, पर बाद में जैसे पता चला कि वहां भी कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं थी। अंग्रेज हर जगह बेसहारा साबित हो रहे थे। ये 100 के खिलाफ लाखों की लड़ाई थी। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे थे वे पैदल, घुड़सवार या बंदूकधारी हमारे अपने सिपाही थे, जिन्हें हमने ही सिखाया और प्रशिक्षण दिया था, अपने ही हथियार दिए थे और हमारे ही बिगुल वे बजाते थे। आगरा में 3rd बंगाल फ्यूजिलियर, कुछ सिखों, घोड़ों की 2 टुकड़ियों और बारूद की पूरी बैटरी थी। क्लर्कों और व्यापारियों की एक सेना बनाई गई, जिसमें मैं शामिल हो गया अपनी लकड़ी की टांग के समेत। जुलाई की शुरुआत में हम क्रांतिकारियों से निपटने के लिए शाहगंज गए और कुछ दूर तक हमने उन्हें खदेड़ भी दिया, लेकिन फिर हमारा बारूद खत्म हो गया और हमें वापस शहर की ओर लौटना पड़ा। हर तरफ से हमारे पास बुरी से बुरी खबर ही आ रही थी। नक्शा देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि हम क्रांति के बीचों बीच थे। लखनऊ हमारे पूरब में करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर था और लगभग इतनी ही दूर दक्षिण की ओर था कानपुर। हर ओर से हत्या, लूट, बलात्कार की खबरें आ रही थीं। आगरा बहुत बड़ा शहर है, जहां हर तरह के कट्टरपंथी लोग रहते हैं। हमारे मुट्ठी भर आदमी वहां की तंग घुमावदार गलियों में जैसे खो से गए। हमारे मुखिया ने नदी के रास्ते जाकर आगरा के पुराने किले पर डेरा जमा लिया। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से किसी ने पुराने किले के बारे में कुछ पढ़ा या सुना है या नहीं। वो बड़ी ही अजीब सी जगह है। मैं कई अजीबोगरीब जगहों पर गया हूँ, लेकिन ये उनमें से सबसे ज्यादा अजीब है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत विशाल है, मेरे ख्याल से कई एकड़ में फैली हुई। उसमें एक नया हिस्सा भी था, जिसमें हमारी पूरी सेना, औरतें, बच्चे, रसद और बाकी सभी कुछ था।
जहां कोई नहीं जाता था और जहां बिच्छू और कान खजूरे घूमते रहते थे। उसमें बड़े बड़े वीरान हॉल थे और घुमावदार गलियारे, जिससे कोई भी आसानी से वहां खो सकता था। इस वजह से वहां बहुत कम ही लोग जाते थे। हालांकि कभी कभी टॉर्च लेकर कोई पार्टी चली जाया करती थी। नदी उस पुराने किले के सामने से बहती है, इसलिए उसकी रक्षा करती है। लेकिन किनारे और पीछे कई दरवाजे हैं और उन पर पहरा रखना पड़ता है, पुराने इलाके में भी और नए इलाके में भी। जहां हमारी सेना थी वहां हमारे पास लोगों की कमी थी और इतने लोग नहीं थे कि इमारत के कोनों की भी निगरानी हो सके और बंदूकें भी चलाई जा सकें। इसलिए हमारे लिए ये संभव नहीं था कि उसके सारे गेटों पर पहरा लगा सकें। हमने किले के बीच में एक गार्ड हाउस बनाया और हर गेट पर एक गोरा और 2-3 कालों को तैनात कर दिया। मुझे इमारत के दक्षिण पश्चिम में एक सुनसान गेट की निगरानी का जिम्मा मिला रात के कुछ घंटों के लिए। मेरे साथ 2 सिख सिपाही थे और मुझे निर्देश था कि अगर जरा भी कुछ गलत हो तो मैं अपनी बंदूक चला दूं, जिसे सुनते ही सेंट्रल गार्ड से मदद आ जाएगी। गार्ड हमसे 200 मीटर की दूरी पर था और हमारे बीच गलियारों की एक लंबी भूल भुलैया थी। मुझे शक था कि वास्तव में हमले के समय वे मेरे पास समय से पहुंच पाएंगे। खैर, मुझे बड़ा घमंड था कि मुझे इस छोटी सी टुकड़ी की कमान सौंपी गई थी, क्योंकि एक तो मैं नया था और ऊपर से अपाहिज, मेरी टांग भी लकड़ी की थी। 2 रातों तक मैंने उन पंजाबियों के साथ पूरी चौकसी रखी। वे लंबे और खूंखार थे। उनके नाम थे मोहम्मद सिंह और अब्दुल्ला खान। ये दोनों बूढ़े सैनिक थे जिन्होंने जलियांवाला में हमारे खिलाफ लड़ाई की थी। वे अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत कम ही बातचीत करता था। वे दोनों एक साथ खड़े होकर ठेठ पंजाबी में सारी रात बातें करते रहते थे। मैं गेट के बाहर खड़ा होकर चौड़ी नदी पर निगरानी रखता और साथ ही शहर की टिमटिमाती रोशनियों पर। नगाड़ों की आवाजें, भोंपू की आवाजें, क्रांतिकारियों का अफीम और भांग के नशे में हल्ला गुल्ला करना, सारी रात हमें ये याद दिलाने के लिए काफी होता कि नदी के उस पार हमारे खतरनाक पड़ोसी मौजूद हैं। हर 2 घंटे के बाद रात का अफसर सारी चौकियों पर चक्कर लगाता, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। मेरी चौकसी की वो तीसरी रात बहुत ही अंधेरी और गंदी थी। लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में गेट पर घंटों खड़े रहना मुझे नागवार लग रहा था। मैंने बार बार कोशिश की कि उन सिखों से बातचीत करूं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सुबह 2 बजे अफसर अपने राउंड पर आया और कुछ देर के लिए रात की मेरी बोरियत कम हुई। ये देखकर कि मेरे साथ वाले दोनों शख्स मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, मैंने अपना पाइप लिया और माचिस सुलगाने के लिए पिस्तौल को नीचे रखा। उसी क्षण वे दोनों अचानक मेरे ऊपर हावी हो गए। एक ने मेरी पिस्तौल छीनकर मेरी कनपटी पर लगा दी, जबकि दूसरे ने मेरे गाल पर एक बड़ा सा छुरा रख दिया और दांत भींचते हुए मुझे धमकी दी कि अगर मैं एक कदम भी हिला तो वो छुरे को मेरे अंदर भोंक देगा। मेरा पहला ख्याल ये था कि ये लोग विद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं और ये शायद किसी हमले की शुरुआत है। अगर हमारा द्वार सिपाहियों के हाथों में पड़ गया तो ये जगह हम हार जाएंगे और हमारी औरतों और बच्चों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानपुर में हुआ था। हो सकता है आप लोग सोच रहे हों कि मैं अपने को बचाने के लिए ये कहानी मन से बना रहा हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि जब मेरे मन में ये बात आई तो मैंने चिल्लाने के इरादे से मुंह खोला। हालांकि मेरे गले पर चाकू की नोक अभी चुभ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए चिल्लाने की कोशिश की, जिससे मुख्य गार्ड चौकन्ना हो जाए। जिस आदमी ने मुझे पकड़ रखा था वो मेरा इरादा तुरंत भांप गया। जैसे ही मैं चीखने वाला था वो फुसफुसाया, शोर मत मचाना, किला सुरक्षित है, विद्रोही कुत्ते और नदी इस तरफ नहीं है। उसकी बातों में सच्चाई थी और मैं जानता था कि अगर मैंने आवाज उठाई तो वो मुझे मार डालेगा। मैं ये बात उसकी भूरी आंखों में पढ़ सकता था, इसलिए मैंने चुपचाप इंतजार किया कि देखूं ये दोनों मुझसे चाहते क्या हैं। उन दोनों में जो ज्यादा लंबा और खूंखार था और जिसे हम लोग अब्दुल्ला खान के नाम से पुकारते थे, वो बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो जनाब, तुम भी हमारा साथ दो, नहीं तो हम तुम्हें अभी हमेशा के लिए चुप कर देंगे। ये मामला बहुत गंभीर है और हम जरा भी हिचकेंगे नहीं। हम अपने विद्रोही भाइयों की सेना में शामिल हो जाएंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बोलो, तुम क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? हम तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दे रहे हैं, क्योंकि वक्त बीत रहा है और सब कुछ राउंड शुरू होने से पहले ही हो जाना चाहिए। मैंने उलझन भरे स्वर में उनसे कहा,
ये बात मैं कैसे तय कर सकता हूँ? तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं है कि तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर किले पर खतरे की कोई बात है तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसलिए तुम बेशक मुझे छुरा मार दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने धीमे स्वर में कहा, इसमें किले के खिलाफ कुछ नहीं है। हम तुम्हें वही करने को कहेंगे जो तुम्हारे मुल्क के लोग यहाँ करने के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अमीर बन जाओ। अगर आज रात को तुमने हमारा साथ दिया तो तुम्हें लूट में से एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। 1/4 खजाना हम तुम्हें दे देंगे, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं दे सकते। ये खजाना क्या है? मैंने पूछा। मैं अमीर होने के लिए उतना ही तैयार हूं जितने तुम हो, अगर तुम मुझे ये बता सको कि ये होगा कैसे। तो फिर तुम वादा करो, उसने कहा, कि हमारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाओगे, ना हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे, ना अब और ना ही कभी और। मैं वायदा कर दूंगा, बशर्ते किले पर कोई खतरा ना आए, मैंने उन्हें कहा। तो फिर ठीक है, मेरा साथी और मैं वादा करते हैं कि तुम्हें 1/4 खजाना जरूर मिलेगा, जो हम चारों में बराबरी से बंटेगा। लेकिन हम तो 3 ही लोग हैं, मैंने कहा। नहीं, दोस्त अकबर को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। हम उसका इंतजार करते करते तुम्हें सारी बात बताएंगे। मोहम्मद सिंह, तुम गेट पर खड़े होकर उनका इंतजार करो और उनके आने पर हमें बता देना। बात यह है जनाब, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैं जानता हूं कि फिरंगी अपने वादे से बंध जाता है, इसलिए हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। अगर तुम झूठ बोलते तो तुम्हारा खून इस छुरे पर होता और तुम्हारी लाश पानी में होती। लेकिन सिख अंग्रेज को खूब पहचानता है और अंग्रेज सिख को। इसलिए सुनो कि मुझे क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में एक अमीर राजा है। हालांकि उसका राज्य छोटा सा है। उसे अपने पिता से काफी धन मिला है और उसने खुद भी काफी दौलत कमाई है, क्योंकि वो अपना सोना खर्च नहीं करता बल्कि बचाता रहता है। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उसने शेर से भी दोस्ती रखी और चींटी से भी, सिपाही से भी और कंपनी राज से भी। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि गोरों के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि सब ओर से उसे उनकी मौत और हार की खबरें ही मिल रही थी। लेकिन फिर भी वो बड़ा चालाक आदमी था। उसने ऐसी योजना बनाई कि चाहे कुछ भी हो, कम से कम उसका आधा खजाना तो उसी के पास रहे, जो सोने और चांदी का सामान था। उनको उसने अपने महल के तहखाने में अपने साथ रखा। लेकिन सबसे कीमती पत्थर और मोती जो उसके पास थे, उसने उनको एक लोहे के संदूक में रखा और व्यापारी के वेश में अपने एक भरोसेमंद नौकर के जरिए देश में शांति होने तक के लिए आगरा के किले में उसे भिजवा दिया। इस तरह अगर विद्रोही जीत जाते तो भी उसकी दौलत उसके पास रहती, और अगर कंपनी जीत जाती तब भी उसके जेवरात बचे रहते। इस तरह अपनी दौलत के हिस्से करके वो सिपाहियों का पक्ष लेने लगा, क्योंकि उसके इलाके में वही ज्यादा ताकतवर थे। ऐसा करके जनाब, उसकी जायदाद उन लोगों की हो जानी चाहिए जिन्होंने उसके साथ वफादारी की है। ये जो व्यापारी के वेश में अचमेत नाम का शख्स घूम रहा है, वो अब आगरा शहर में है और किले में आने का रास्ता ढूंढ रहा है। उसके साथ मेरा सौतेला भाई दोस्त अकबर भी है। वो उसका भेद जानता है। दोस्त अकबर ने वादा किया है कि इस रात वो किले के किसी दरवाजे से उसे अंदर लेकर आएगा, यानी इस दरवाजे से। थोड़ी देर में वो यहाँ आएंगे और मुझे और मोहम्मद सिंह को इंतजार करता पाएंगे। ये जगह बिल्कुल सुनसान है और किसी को उसके आने की भनक नहीं लगेगी। दुनिया को व्यापारी अचमत के बारे में कुछ खबर नहीं लगेगी, लेकिन राजा का खजाना हमारे बीच बटेगा। अब बोलो, क्या कहते हो? वॉर्सेस्टरशायर में आदमी की जिंदगी बड़ी महान और पवित्र मानी जाती है, लेकिन ये उस वक्त मुश्किल होता है जब आपके चारों ओर आग और खून बह रहा हो और हर मोड़ पर मौत से मुलाकात की आपको आदत पड़ गई हो। व्यापारी अचमत के जिंदा रहने या मर जाने का मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन खजाने की बात सुनकर मेरा दिल उसके ऊपर आ गया और मैंने सोचा कि मैं अपने देश में इतनी दौलत के साथ क्या नहीं कर सकता, और कैसे मेरे घर वालों और रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब वो देखेंगे कि कैसे एक नालायक अपनी जेबें सोने से भरकर लाया है। इसलिए मैंने फैसला ले लिया था। लेकिन अब्दुल्ला खान ने ये सोचकर कि मैं हिचक रहा हूं, इस बात को फिर से उठाया। वो बोला, जरा सोचिए जनाब, अगर ये आदमी कप्तान साहब के हाथ लग गया तो या तो उसे लटका दिया जाएगा या गोलियों से भून दिया जाएगा और सारे जेवरात सरकार ले लेगी और हम में से किसी को भी धेले भर का फायदा नहीं होगा। जब हम इसका काम तमाम करेंगे तो क्यों ना दौलत भी हम ही ले। जेवर हमारे पास रहें या कंपनी के खजाने में, क्या फर्क पड़ता है?
हम अमीर हो जाएंगे और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ हम सबसे अलग थलग हैं। इस काम के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? बोलो, तुम हमारे साथ हो या हम तुम्हें दुश्मन समझें? मैंने उससे कहा, मैं दिलो जान से तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, उसने मेरी पिस्तौल लौटाते हुए कहा, तुमने सही फैसला लिया है। और देखो, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी तरह तुम भी अपने वादे को नहीं तोड़ोगे। अब हमें सिर्फ अपने भाई और व्यापारी का इंतजार करना है। लेकिन क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम क्या करने वाले हो? मैंने उससे पूछा। ये सारी तरकीब उसी की तो सोची हुई है। अब हम गेट पर चलते हैं और मोहम्मद सिंह के साथ चौकसी करते हैं। उस वक्त भी लगातार बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम तब शुरू ही हुआ था। आसमान में घने काले बादल तैर रहे थे और बालिश भर की दूरी से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे दरवाजे के सामने गहरी खाई थी, लेकिन कई जगह पर पानी सूखा हुआ था और उसे आसानी से पार किया जा सकता था। मेरे लिए दो लोगों के साथ वहां खड़े होकर एक आदमी को उसकी मौत के मुंह में भेजने का इंतजार करना बड़ा अजीब लग रहा था। अचानक मेरी नजर एक लालटेन पर पड़ी जो खाई के उस तरफ थी। फिर वो गायब हो गई और कुछ देर बाद फिर से नजर आई और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। मैं चिल्ला पड़ा, वो रहे वो लोग। अब्दुल्ला फुसफुसाया, उसे डरने की कोई वजह मत देना, हमें उसके साथ अंदर जाने देना और बाकी काम हम कर लेंगे। तुम यहीं पर चौकसी करते रहना और लालटेन खोलने की तैयारी रखना, जिससे हमें पक्का हो जाए कि ये लोग वहीं हैं। लालटेन की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, कभी धीमी कभी तेज। फिर मैंने खाई के उस तरफ उन दोनों काली आकृतियों को देखा। मैंने उन्हें संकरे किनारे से फिसलकर कीचड़ में गिरते देखा और फिर गेट की तरफ चढ़ते देखा। फिर मैंने उन्हें आवाज दी, कौन है? उधर से जवाब आया, दोस्त। मैंने लालटेन की रोशनी उन पर डाली। पहला एक विशालकाय सिख था, जिसकी काली दाढ़ी लगभग उसके कमरबंद तक लहरा रही थी। इतना लंबा आदमी इससे पहले मैंने सिर्फ खेल तमाशों में ही देखा था। दूसरा थोड़ा मोटा था, बड़ी सी पीली पगड़ी पहने, हाथ में एक बंडल लिए जो उसने अपनी शॉल में छिपा रखा था। वो काफी घबराया हुआ था। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसको बुखार ने दबोच रखा हो। उसका सिर कभी दाएं घूमता था, कभी बाएं। दो चमकीली आंखों के साथ वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल से निकलने पर चूहा दिखाई देता है। उसे मार डालने के ख्याल से ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन फिर मैंने खजाने के बारे में सोचा और मेरा दिल लोहे की तरह मजबूत हो गया। मेरी गोरी चमड़ी को देखकर वो खुशी से चिल्लाया और दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। हांफते हुए वो बोला, तुम ही मेरी हिफाजत करोगे जनाब। दुखी व्यापारी अजमेत का सहारा तुम ही हो। मैं राजपुताना से चलता हुआ आगरा के किले में आसरा ढूंढने आया हूँ। मुझे लूटा गया, मारा गया, धिक्कारा गया, क्योंकि मैं कंपनी का दोस्त रहा हूँ। ये बड़ी नसीबों वाली रात है कि मैं अब फिर से सलामत हूँ, मैं और मेरा थोड़ा सा ये सामान। मैंने उससे पूछा, बंडल में तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, लोहे का एक संदूक है जिसमें एक दो खानदानी चीजें हैं जिनसे दूसरों को कोई मतलब नहीं, लेकिन जिनके खो जाने से मुझे दुख होगा। मैं भिखारी नहीं हूँ, और साहब, अगर तुम और तुम्हारा गवर्नर मुझे आसरा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। मैं इस आदमी से ज्यादा देर बात नहीं करना चाहता था। जितना ज्यादा मैं उसके मोटे डरे हुए चेहरे को देखता, उतना ही कठिन मुझे ये सोचना लग रहा था कि कुछ ही देर में हम बेरहमी से इसे काट डालेंगे। सबसे अच्छा यही था कि मैं इस बात को भूल जाऊं। मैंने कहा, इसे मुख्य गार्ड तक ले जाओ। दोनों सिख उसे अपने बीच में करके ले चले और वो विशालकाय आदमी उनके पीछे पीछे गया। इससे पहले कभी भी कोई मौत से इतनी बुरी तरह शायद नहीं घिरा होगा। मैं लालटेन लिए वहीं गेट पर खड़ा रहा। उनके कदमों की नपी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। अचानक वो आवाज थम गई और फिर मुझे कुछ दबी हुई धक्का मुक्की और मारपीट की आवाजें सुनाई दी। एक क्षण बाद ही अपनी ओर भागते हुए कदमों और भागते हुए आदमी के हांफने की आवाज सुनकर मैं खौफ से भर गया। मैंने अपनी लालटेन का रुख लंबे सीधे गलियारे की ओर किया तो देखा कि मोटा आदमी हवा की तरह भाग रहा था। उसका चेहरा खून से सना था और उसके बिल्कुल पास चीते की फुर्ती से लंबा काली दाढ़ी वाला सिख अपना छुरा लहराता हुआ दौड़ रहा था। उस छोटे व्यापारी की तरह दौड़ते मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मैं देख रहा था कि वो सिख को पीछे छोड़ता हुआ आ रहा था, और अगर वो मुझसे बचकर खुली जगह में आ गया तो अपने को बचा लेगा। मेरा दिल पिघल गया, लेकिन फिर खजाने का ख्याल आते ही मैंने उसके पैरों के बीच में गोली मारी
और वो जख्मी खरगोश की तरह 2 बार लुढ़क गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता इससे पहले ही सिख ने उसे दबोच लिया और उसकी कमर में 2 बार छुरा घोंप दिया। वो शख्स ना कराहा ना हिला, वहीं पड़ा रह गया जहां गिरा था। मुझे लगता है कि गिरने से शायद उसकी गर्दन टूट गई होगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना वादा पूरी तरह निभा रहा हूँ। मैं पूरी घटना की एक एक बात बता रहा हूँ, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या नहीं। इतना कहकर जोनाथन स्मॉल रुका और उसने विस्की उठाने के लिए हाथ बढ़ाया जो होम्स ने उसके लिए उंडेली थी। मैं डॉक्टर वॉटसन स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस आदमी से खौफ हो रहा था, न सिर्फ उसकी बेरहमी के कारण बल्कि अपनी बेरहमी को बताने के उसके शांत तरीके के कारण भी। मैं सोच रहा था कि चाहे उसे कितनी भी कड़ी सजा मिले, लेकिन मेरी सहानुभूति कभी उसके साथ नहीं हो सकती। शर्लॉक होम्स और जोन्स घुटनों पर हाथ रखे बैठे थे, कहानी में खूब रुचि दिखाते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर भी उतनी ही नफरत के भाव थे। उसने ये भाव शायद पढ़ लिए थे, क्योंकि उसकी आवाज और हाव भाव में उसके बाद चुनौती का एक पुट आ गया था। थोड़ी विस्की पीने के बाद वो फिर से बोला, ये सब कुछ बेशक बहुत बुरा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जगह कितने लोग होते जो खजाने में अपना हिस्सा लेने से मना करते, जबकि उनको ये पता होता कि मना करने पर उनका गला काट दिया जाएगा। इसके अलावा किले के अंदर जाने पर या तो उसकी जिंदगी खत्म होती या मेरी। अगर वो निकल भागा होता तो पूरी बात खुल जाती और मेरा कोर्ट मार्शल हो गया होता और शायद मुझे गोली मार दी जाती, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी दया नहीं दिखाता है। कुछ देर बाद होम्स ने कहा, आगे कहो, उसके बाद क्या हुआ? खैर, अब्दुल्ला, अकबर और मैं उसकी लाश को अंदर ले आए। इतने छोटे कद का होने पर भी वो अच्छा खासा भारी था। मोहम्मद सिंह को गेट की निगरानी के लिए छोड़ दिया गया। हम उसे उस जगह ले गए जो सिखों ने पहले ही तैयार कर रखी थी। वो थोड़ी दूरी पर थी, जहां एक घुमावदार गलियारा एक खाली हॉल तक जाता था, जिसकी ईंटों की दीवारें ढह रही थीं। फर्श एक जगह धंस गया था, जिसके कारण वहां एक स्वाभाविक कब्र जैसी बन गई थी। हमने व्यापारी अचमेत को वहां ईंटों से ढकने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद हम वापस खजाने के पास पहुंचे। खजाना वहीं पर पड़ा था जहां पहला हमला होने के बाद उसने गिराया था। ये वही बक्सा है जो इस वक्त मेज पर खुला पड़ा है। इसके ऊपर के नक्काशीदार कुंडे पर रेशमी डोरी में एक चाबी लटकी थी। हमने उसे खोला और लालटेन की रोशनी ऐसे जवाहरातों के ऊपर चमकी जिनके बारे में मैंने तब पढ़ा और सुना था जब मैं छोटा सा लड़का था। उनको देखकर हमारी आंखें चौंधी आ गईं। जब हम जी भरकर उन्हें देख चुके तो हमने उनकी एक लिस्ट तैयार की। इनमें 143 हीरे थे और उनमें वो हीरा भी शामिल था जिसे ग्रेट मुगल कहा जाता था और जो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इसके बाद 97 पन्ने थे, 170 मानिक जिनमें से कई काफी छोटे थे, 40 कार्बंकल थे, 210 नीलम, 61 सुलेमानी पत्थर और ढेर से बिल्लौर, गुमेद, फिरोजे और दूसरी तरह के कीमती पत्थर जिनके उस वक्त मैं नाम भी नहीं जानता था, हालांकि अब मैं उनको पहचानने लगा हूँ। इसके अलावा करीब 300 बेहतरीन मोती थे, जिनमें से 12 मोती सोने के एक मुकुट में जड़े थे, लेकिन ये संदूक से निकाले जा चुके थे और जब मैंने देखा उस वक्त ये संदूक में नहीं थे। खजाने का हिसाब लगाने के बाद हमने उसे वापस संदूक में डाल दिया और मोहम्मद सिंह को दिखाने गेट की ओर चल दिए। हमने गंभीरता से अपने अपने वादे दोहराए कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे और अपने भेद के प्रति सच्चे रहेंगे। हमने फैसला किया कि खजाने को किसी सुरक्षित जगह छुपा देंगे और जब देश में फिर से शांति होगी तब उसे आपस में बांट लेंगे। अभी बांटने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हमारे पास अगर इतने कीमती जेवर पाए जाते तो शक खड़ा हो जाता और किले में अपनी कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां दूसरों की पहुंच ना होती। इसलिए हम संदूक को उठाकर वहीं ले गए जहां हमने लाश को गाड़ा था। वहां सबसे अच्छी दीवार में कुछ ईंटों के नीचे हमने एक खोखली जगह बनाई और खजाने को वहां रख दिया। हमने उस जगह की ध्यान से पहचान की और अगले दिन मैंने 4 नक्शे बनाए और 4 निशान बनाए, क्योंकि हमने तय किया था कि हर एक आदमी चारों के लिए काम करेगा, जिससे कोई भी अकेला इसका फायदा ना उठा सके। ये ऐसा वायदा है जो मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि मैंने पूरी तरह निभाया। खैर, मेरे ये बताने का कोई फायदा नहीं कि भारत के विद्रोह का क्या नतीजा निकला। विल्सन के दिल्ली जीतने के बाद सर कॉलिन ने लखनऊ को भी राहत दी और उससे विद्रोह की कमर टूट गई।
नए सैनिक आते गए और नाना साहब कहीं जाकर छिप गया। कर्नल ग्रेट हेड के नेतृत्व में सेना आगरा आई। देश में अमन कायम होता दिखाई दे रहा था और हम चारों मित्र उम्मीद कर रहे थे कि समय आ गया है कि अब हम आराम से अपनी लूट को वहां से लेकर जा सकते हैं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक ही पल में हमारी सारी उम्मीदें बिखर गईं और हम अचमेत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गए। ये सब ऐसे हुआ जब राजा ने अपने जेवर अचमेत को सौंपे थे। वो जानता था कि वो भरोसे का आदमी है, लेकिन पूर्व में लोग शक्की मिजाज के होते हैं, तो इसलिए इस राजा ने एक और भरोसेमंद नौकर को पहले वाले की जासूसी पर लगा दिया था। दूसरे आदमी को हिदायत थी कि कभी भी अचमेत को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। वो उसके पीछे छाया की तरह लगा हुआ था। उस रात भी वो उसके पीछे था और उसने अचमेत को दरवाजे के अंदर जाते देखा। उसने सोचा कि उसे अंदर किले में शरण मिल गई है और वो भी अंदर आ गया, लेकिन अचमेत उसे कहीं नहीं मिला। उसे ये बात इतनी अजीब लगी कि उसने एक सार्जेंट से इसके बारे में बात की। सार्जेंट ने इसकी खबर कमांडर को दे दी। तुरंत खोज जारी हुई और लाश मिल गई। ऐसे में जब हमें ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और हम सुरक्षित हैं, उसी वक्त हम चारों पकड़े गए और हम पर खून का इल्जाम लग गया। हम में से 3 को इसलिए कि हम गेट पर थे और चौथे को इसलिए कि वो मारे गए आदमी के साथ था। तहकीकात के दौरान जेवरातों का कोई जिक्र नहीं छिड़ा, क्योंकि राजा का तख्त छिन चुका था और उसे देश के बाहर खदेड़ दिया गया था, इसलिए किसी को भी उनमें खास रुचि नहीं थी। लेकिन हत्या साबित हो गई और जाहिर था कि हम सभी उसमें शामिल थे। तीनों सिखों को उम्र कैद और मुझे मौत की सजा मिली। हालांकि बाद में बाकियों की तरह मेरी सजा भी उम्र कैद में तब्दील हो गई। हमारे लिए अब बड़े ही अजीब हालात पैदा हो गए थे। हम चारों पैरों में बेड़ियां पहने हुए थे और हमारे वहां से निकल पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, जबकि हम में से हरेक के पास ऐसा रहस्य था कि हम महलों के मालिक बन सकते थे। हर छोटे मोटे गोरे अफसर के लात घूंसे हमें खाने पड़ते थे, जबकि बाहर इतनी बड़ी दौलत हमारा इंतजार कर रही थी। ये सब हालात मुझे पागल ही कर देते, लेकिन मैं हमेशा से ही थोड़ा अड़ियल किस्म का रहा हूँ, इसलिए मैं सब्र के साथ सही समय का इंतजार करने लगा। आखिरकार मुझे लगा कि सही वक्त आ गया है। मुझे आगरा से मद्रास भेज दिया गया था और वहां से इस अंडमान के ब्लेयर द्वीप पर। यहाँ पर बहुत कम गोरे मुलजिम थे और क्योंकि मेरा बर्ताव अच्छा था तो मैं जल्दी ही उनकी नजरों में चढ़ गया। मुझे होप टाउन में एक छोटी कुटिया दे दी गई, जो माउंट हैरियट की चढ़ाई पर एक छोटी सी जगह है, और वहां पर मैं ज्यादातर अकेला ही रहता था। ये बहुत ही वीरान और बीमारियों वाली जगह है। हमारे इर्द गिर्द जंगली आदमखोर रहते थे, जो मौका मिलते ही हम पर जहरीले तीर छोड़ सकते थे। वहां पर खुदाई और खेती की जाती थी, इसलिए हम सारा दिन व्यस्त रहते। शाम के वक्त हमें अपने लिए थोड़ा समय मिल जाता था और कई कामों के अलावा मैंने सर्जन के लिए दवाइयां लाना सीखा और उसके बारे में भी सीखा। सारे वक्त मैं भाग निकलने के तरीके ढूंढता रहता, लेकिन ये जगह किसी भी और जगह से सैकड़ों मील दूर है और समुद्र में हवा बहुत कम बहती है, इसलिए निकल भागना बहुत ही मुश्किल था। सर्जन डॉक्टर सॉमरटन अच्छे स्वभाव का एक युवक था और दूसरे जवान अफसर उसके कमरे में ताश खेलने शाम को जमा होते थे। चीर फाड़ का कमरा जहां मैं दवाइयां बनाता था, उसकी बैठक से लगा हुआ था और उन दोनों के बीच एक छोटी सी खिड़की थी। अक्सर जब मुझे अकेलापन महसूस होता तो मैं सर्जरी की रोशनी को बुझा देता और फिर खिड़की पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनता और उन्हें खेलते देखता। मैं खुद ताश खेलने का शौकीन हूँ और उन्हें देखकर मुझे लगता कि मैं ही खेल रहा हूँ। वहां पर मेजर शॉल्टो, कैप्टन मॉर्स्टन और लेफ्टिनेंट ब्राउन थे, जो आदिवासियों की सेना की कमान संभाले हुए थे, और एक सर्जन और 2-3 जेल अधिकारी थे, जो बड़े ही चालाक किस्म के थे। उनकी मजलिस काफी अच्छी जमती थी। जल्दी ही एक बात मेरी समझ में आ गई कि फौजी हमेशा हारते थे और नागरिक जीतते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ घपला था, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता था। इन जेल अधिकारियों ने अंडमान आने के बाद ताश खेलने के सिवा कुछ नहीं किया था और एक दूसरे के खेल को समझते थे, जबकि दूसरे लोग यूं ही समय बिताने के लिए खेलते थे और ऐसे ही पत्ते फेंक देते थे। हर रात फौजी अपनी जेब को हल्का पाते और जितनी हल्की पाते उतना ही वे और ज्यादा खेलते। मेजर शॉल्टो पर इस बात का सबसे ज्यादा असर हुआ था। पहले तो वो नोटों और सोने से खेलता था, पर जल्दी ही वो बड़ी रकम लिए खेलने लगा। कभी कभी वो कुछ बाजियां जीत जाता,
जिससे उसका उत्साह बना रहे, और फिर उसकी किस्मत और भी बिगड़ जाती। वो सारा दिन काले तूफान की तरह घूमता रहता और जरूरत से ज्यादा पीने लग गया। एक रात वो रोज से कुछ ज्यादा ही हार गया। मैं अपनी कुटिया में बैठा था कि वो और कैप्टन मॉर्स्टन अपने कमरे में जाते और लड़खड़ाते हुए वहां से गुजरे। वे दोनों पक्के दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। मेजर अपनी हार के बारे में बता रहा था। वो मॉर्स्टन से कह रहा था, सब खत्म हो गया मॉर्स्टन, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। उसके कंधे पर धौल मारते हुए उसका दोस्त बोला, अरे बकवास मत करो यार, मेरे साथ भी बहुत बुरा वक्त आ चुका है। मैं इतना ही सुन पाया और उसके बाद वो वहां से आगे निकल गए, लेकिन इतना ही मेरे लिए सोचने को काफी था। 2 दिन के बाद मेजर शॉल्टो समुद्र के किनारे घूम रहा था, इसलिए मैंने उससे बात करने का ये अच्छा मौका समझा। मैंने उससे कहा, मेजर, मैं एक मामले में तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ स्मॉल, कहो क्या बात है। मैंने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि छिपे हुए खजाने को सौंपने के लिए कौन सही रहेगा। मुझे पता है कि $500,000 का वो खजाना कहाँ पर है, लेकिन मैं तो उसका फायदा उठा नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा कि मैं सही अधिकारियों तक उसे पहुंचा दूं और फिर वे शायद मेरी सजा कम करा देंगे। उसने एक गहरी सांस भरकर गौर से मुझे देखा और फिर बोला, $500,000 का खजाना? जी हाँ सर, जेवरात और मोतियों के रूप में। किसी के लिए भी तैयार है वो खजाना। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसका जो असली मालिक है वो तो कानून के शिकंजे में है और किसी तरह की संपत्ति नहीं रख सकता। इसलिए ये सारी दौलत तो उसकी हो जाएगी जो उसे सबसे पहले हासिल कर लेगा। वो हकला गया, सरकार को स्मॉल, सरकार को? मैं समझ गया कि वो मेरे चंगुल में आ गया है। मैंने धीरे से कहा, तो फिर आपको क्या लगता है सर कि मैं ये खबर गवर्नर को दे दूं? अरे नहीं नहीं, तुम कोई भी कदम जल्दबाजी में मत उठाओ, कहीं बाद में पछताना पड़े। पहले मुझे उसके बारे में सारी बातें बताओ स्मॉल। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई, थोड़ा बहुत फेरबदल करके, जिससे वो ये ना भांप सके कि ये किस जगह का किस्सा है। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो वो सन्नाटे में खड़ा रह गया। उसके फड़कते होंठ देखकर मैं समझ गया कि उसके अंदर उथल पुथल चल रही है। काफी देर बाद वो बोला, ये बहुत जरूरी बात है स्मॉल, इसके बारे में तुम किसी से एक शब्द भी मत कहना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। 2 रातों के बाद वो और उसका दोस्त मॉर्स्टन लालटेन लेकर रात के अंधेरे में मेरे पास आए। उसने मुझे कहा कि मैं कैप्टन के सामने फिर से सारी बात दोहराऊं। मैंने पूरे किस्से को दोहरा दिया। कैप्टन मॉर्स्टन ने सिर हिलाया। देखो स्मॉल, हम इस बारे में सोचते रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, और हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुम्हारा ये रहस्य अब कोई सरकारी मसला नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा निजी मामला है और तुम उसका जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। अब सवाल ये है कि तुम उसकी कितनी कीमत मांगना चाहोगे। हम इस मामले पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम सौदा करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहा था कि शांत और बेपरवाह दिखाई दे, लेकिन उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। मैंने भी उसकी तरह शांत रहने की कोशिश की, लेकिन मैं भी अंदर से बहुत उत्साहित था। मैंने कहा, मेरी जगह पर कोई भी आदमी एक ही सौदा कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आजादी पाने में मेरी मदद करें और मेरे 3 साथियों की भी। फिर हम आपको अपना पार्टनर बना लेंगे और आप दोनों को खजाने का 5वां हिस्सा दे देंगे। वो बोला, 5वां हिस्सा? ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है सर कि आप दोनों को 50-50 हजार मिलेंगे। मैंने उससे कहा, लेकिन हम तुम्हें आजादी कैसे दिलवा सकते हैं? तुम जानते हो कि तुम हमसे नामुमकिन बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने जवाब दिया। मैंने सारी बातें सोच रखी हैं। हमारी आजादी में एक अड़चन बस यही है कि हमें अपनी समुद्री यात्रा के लायक कोई नाव नहीं मिलेगी और ना ही इतनी लंबी यात्रा के लिए रसद। मद्रास और कलकत्ता में हमारे लिए कई नावें मिल सकती हैं। आप एक नाव यहाँ ले आइए, हम कोशिश करेंगे कि रात को यहाँ से निकल भागें, और अगर आप हमें किसी भारतीय तट पर उतार दें तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इस पर वो बोला, अगर एक ही आदमी होता तो अच्छा था। मैंने सख्त स्वर में जवाब दिया, या तो कोई नहीं या सब। हमने ऐसा ही निश्चय किया है। हम चारों को एक साथ ही काम करना है। मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दूंगा। इस पर वो बोला, देखो मॉर्स्टन, स्मॉल अपनी बात का पक्का है,
वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। मुझे लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर मेजर बोला, ठीक है स्मॉल, मुझे लगता है कि हमें कोशिश करके तुमसे मिलना होगा, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हारी कहानी की सच्चाई जानना चाहते हैं। तुम ये बताओ कि संदूक कहाँ छिपाया हुआ है, और मैं छुट्टी लेकर भारत जाऊंगा और वहां पर मैं सारी जांच करूंगा। मैंने ढीठ पने से कहा, इतनी जल्दबाजी नहीं, मुझे अपने तीनों साथियों की हामी लेनी होगी पहले। मैं कह रहा हूं कि या तो हम चारों इसमें शामिल होंगे या कोई नहीं। उसने बीच में मुझे टोका, ये क्या बकवास है? तीन काले लोगों का हमारे समझौते के बीच में क्या काम है? मैंने भी थोड़ा गुस्से से कहा, काले हों या नीले, वो मेरे साथ ही अंदर हैं और हम सब एक साथ ही बाहर निकलेंगे। उस मुलाकात में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी मुलाकात में मामला तय हुआ, जिसमें मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और अकबर सभी शामिल थे। हमने फिर से मामले पर विचार किया और आखिर में एक समझौते पर आ गए। हम दोनों अफसरों को आगरा किले के उस भाग का नक्शा देंगे जहां पर खजाना छिपा था। दीवार पर उस जगह निशान बना देंगे। मेजर शॉल्टो हमारी बात की सच्चाई देखने भारत जाएगा। अगर उसे संदूक मिल गया तो वो उसे वहीं छोड़ देगा और हमारे लिए रसद से भरी नाव भेजेगा, जो रटलैंड द्वीप के आसपास खड़ी रहेगी, और हम उससे निकल भागेंगे। इसके बाद शॉल्टो वापस काम पर आ जाएगा। उसके बाद कैप्टन मॉर्स्टन छुट्टी लेगा और हमें आगरा में मिलेगा, और वहां हम खजाने का बंटवारा करेंगे, जिसमें वो मेजर का हिस्सा भी ले लेगा। ये सब हमने दृढ़ निश्चय किया और सुबह तक दोनों चार्ट बनकर तैयार थे, 4 के चिन्ह के साथ, मतलब अब्दुल्ला, अकबर, मोहम्मद और मेरे। इसके बाद खलनायक शॉल्टो भारत चला गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। कैप्टन मॉर्स्टन ने इसके कुछ समय बाद एक मेल बोट की सूची में उसका नाम दिखाया। उसके अंकल की मौत हो चुकी थी और वे उसके नाम काफी दौलत कर गए थे और उसने सेना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उसने 5 आदमियों के साथ वही सलूक किया जो हमारे साथ किया था। कुछ समय बाद मॉर्स्टन आगरा गया और जैसा हमें अंदेशा था, उसने पाया कि खजाना गायब हो चुका है। शॉल्टो पहले ही सारा खजाना ले गया था। उसने एक भी वो शर्त पूरी नहीं की थी जिस पर हमने अपना रहस्य उसे बताया था। उस दिन के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए जी रहा था। मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता था। ये बात मेरे ऊपर जुनून की तरह हावी हो गई थी। मुझे कानून की कोई फिक्र नहीं थी, फांसी के फंदे की भी नहीं, वहां से भाग निकलने की, शॉल्टो को ढूंढने की और अपने हाथों से उसका गला दबाने की। बस यही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। शॉल्टो की मौत के ख्याल के सामने अब आगरा का खजाना भी मुझे बेकार लगता था। खैर, जिंदगी में कई चीजों पर मैंने अपनी नजरें रखी हैं और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उस पर अमल ना किया हो। लेकिन मेरा समय आने तक कई लंबे साल गुजर गए। मैंने पहले बताया था कि मैंने दवाइयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की थी। एक दिन जब डॉक्टर समर्टन को बुखार था, अंडमान के एक छोटे से निवासी को कैदियों ने पकड़ लिया। वो बहुत बीमार था और मरने के लिए किसी सुनसान जगह पर जाकर लेट गया था। मैंने उसे अपनी देखभाल में रख लिया, जबकि वो सांप की तरह जहरीला था, और 2 महीनों बाद वो ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। फिर उसे मुझसे लगाव हो गया। वो कभी कभार ही जंगल जाता और ज्यादातर मेरी कुटिया के पास ही रहता। मैंने उससे उसकी थोड़ी बहुत भाषा भी सीख ली और इससे वो मुझे और भी प्यार करने लगा। उसका नाम टोंगा था। वो बहुत ही बढ़िया मल्लाह था और उसकी अपनी एक बड़ी सी नाव थी। जब मैंने देखा कि वो मुझे इतना चाहता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तब मुझे अपनी आजादी का मौका दिखाई देने लगा। मैंने उससे बात की। वो एक निश्चित रात को अपनी नाव वहां लाने वाला था जहां कोई पहरा नहीं होता, और ये तय किया गया कि वहां वो मुझे अपनी नाव में बैठा कर ले जाएगा। मैंने उसे हिदायत दी कि वो अपने साथ ढेर सारा पानी और खूब सारे जिमीकंद, नारियल और शकरकंदी भी नाव में भर लाए। वो कट्टर और सच्चा था। किसी को भी आज तक इससे ज्यादा वफादार दोस्त नहीं मिला होगा। लेकिन तय रात को वहां पर एक संतरी मौजूद था, एक खूंखार पठान जिसने मेरी तौहीन करने और मुझे चोट पहुंचाने का कोई मौका कभी नहीं गंवाया था। मैंने उससे बदला लेने का प्रण किया था और अब मुझे मौका मिल गया था। वो तट पर मेरी ओर पीठ किए खड़ा था और उसकी बंदूक उसके कंधे पर थी। मैंने इधर उधर देखा कि उसका सिर तोड़ने के लिए मुझे कोई पत्थर मिल जाए, लेकिन मुझे कोई पत्थर नहीं दिखा। फिर मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया और मुझे समझ आ गया कि अपना हथियार कहाँ ढूंढूं। मैं अंधेरे में बैठ गया और अपने लकड़ी के पैर को खोल दिया।
3 लंबी कूद लगाकर मैं उस तक पहुंच गया। उसने बंदूक तानी, लेकिन मैंने पूरे जोर से उसे मारा और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। लकड़ी में अब भी उस जगह दरार देखी जा सकती है जहां वो उसकी खोपड़ी पर पड़ी थी। हम दोनों एक साथ गिरे क्योंकि मैं अपना संतुलन खो बैठा था। लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो शांत गिरा पड़ा था। मैं नाव तक पहुंच गया और 1 घंटे में ही हम समुद्र में काफी दूर निकल गए। टोंगा अपने साथ अपना सारा सामान लेकर आया था, अपने हथियार और अपने देवता। दूसरी चीजों के अलावा उसके पास एक लंबी बांस की बर्छी भी थी और कुछ अंडमान के नारियल से बनी चटाइयां, जिससे मैंने एक तरह की पाल बना ली। 10 दिनों तक हम यूं ही किस्मत के सहारे बहते रहे और 11वें दिन एक व्यापारी ने हमें अपनी नाव में बैठा लिया, जो मलय के तीर्थ यात्रियों के साथ सिंगापुर से जेद्दाह जा रहे थे। उस नाव में खासी भीड़ थी और टोंगा और मैं उसी भीड़ का एक हिस्सा बन गए। हम दुनिया में कई जगह गए और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि हम लंदन नहीं जा पाते, लेकिन मेरी नजर अपने ठिकाने पर लगी हुई थी। मुझे रात में भी शॉल्टो के सपने आते थे। आखिर में 3 या 4 साल पहले हम किसी तरह इंग्लैंड पहुंच पाए। मुझे ये पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि शॉल्टो कहाँ रहता है। उसके बाद मैं ये पता लगाने में जुट गया कि खजाना उसके पास है या नहीं। मैंने एक ऐसे आदमी से दोस्ती की जो मेरी मदद कर सकता था। मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जल्दी ही मुझे पता चल गया कि शॉल्टो के पास जेवरात हैं। मैंने कई तरह से उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाक था। अपने बेटों और नौकरों के अलावा उसने 2 पहलवान भी अपनी सुरक्षा में लगा रखे थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि वो मरने वाला है। मैं जल्दी से बगीचे की ओर गया, इस ख्याल में पागल कि मरकर वो मेरे शिकंजे से निकल जाएगा। खिड़की से देखने पर मैंने उसे बिस्तर पर लेटे देखा। उसके दोनों बेटे उसके इर्द गिर्द बैठे थे। मैं अंदर जाकर तीनों से निपट सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, उसका जबड़ा लटक गया और मैं समझ गया कि वो मर चुका है। उसी रात मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ और मैंने उसके कागजातों को खंगाला कि कहीं कोई सुराग हाथ लग जाए कि उसने जेवर कहाँ छुपाए हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं गुस्से और कड़वाहट से भरकर चला गया। जाने से पहले मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं अपने सिख दोस्त कभी भी मिले तो ये जानकर हमें कुछ राहत मिलेगी कि हम अपनी नफरत का चिन्ह छोड़कर आए हैं। इसलिए मैंने वहां 4 का चिन्ह बनाया जैसा चार्ट में बना था और उसकी छाती पर लटका दिया। इस दौरान मैं बेचारे टोंगा को मेलों में और इसी तरह की और जगहों पर काले आदमखोर के तौर पर तमाशा बनाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। वो कच्चा मांस खाता और नाचता। हर शाम हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। मुझे पौंडीचेरी लॉज की सारी खबर मिलती थी। कुछ सालों तक कोई ऐसी खास बात सुनाई नहीं पड़ी सिवाय इसके कि वे खजाना खोज रहे हैं। आखिर में वो हुआ जिसका हमें इतने सालों से इंतजार था। खजाना मिल गया। वो मिस्टर बार्थोलोम्यू की केमिकल प्रयोगशाला में घर के ऊपर था। मैं तुरंत वहां पहुंचा और उस जगह को देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि लकड़ी के पैर के साथ मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा। फिर मैंने एक गुप्त दरवाजे के बारे में सुना। मुझे लगा कि मेजर शॉल्टो के रात के खाना खाने के समय मैं टोंगा के जरिए ये काम आसानी से कर लूंगा। मैंने उसकी कमर में लंबी रस्सी बांधी और जल्दी ही वो छत पर पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती से शॉल्टो तब भी अपने कमरे में ही था, जो उसे बहुत महंगा पड़ा। टोंगा ने सोचा कि उसे मारकर उसने बड़ी होशियारी का काम किया है, क्योंकि जब रस्सी के सहारे में चढ़कर ऊपर आया तो वो मजे से सीना ताने घूम रहा था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने रस्सी के सिरे से उसे मारा और खूनी शैतान कहकर उसे डांटा। मैंने खजाने का संदूक लिया और उसे नीचे पहुंचा दिया, मेज पर 4 का चिन्ह छोड़ने के बाद, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार खजाना उन तक पहुंच गया है जिनका उस पर सही हक था। फिर टोंगा ने रस्सी खींची, खिड़की बंद की और जैसे आया था वैसे ही लौट गया। मैं नहीं जानता कि आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास कुछ और है। मैंने किसी को स्मिथ की लॉन्च ऑरोरा की रफ्तार के बारे में बताते सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि भाग निकलने में वही हमारी मदद करेगी। मैंने बूढ़े स्मिथ से बात तय कर ली और अगर हम अपने जहाज तक सलामती से पहुंच जाते तो मैं उसे मोटी रकम देता। इसमें शक नहीं कि उसे ये अंदाजा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे हमारे रहस्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये सारी बातें सच्ची हैं और अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आपका मन बहलाने के लिए नहीं, क्योंकि आपने मेरा कोई भला नहीं किया है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सारी बातें बताकर ही मैं अपना बचाव कर सकता हूं और पूरी दुनिया ये जान जाए कि खुद मेजर शॉल्टो ने मेरे साथ कितना बुरा किया था
और उसके बेटे की मौत के लिए मैं दोषी नहीं हूं। इतना कहकर वो चुप हो गया। कुछ देर बाद होम्स ने कहा, ये बड़ी ही अजीब कहानी है, एक बड़े ही दिलचस्प केस का उतना ही दिलचस्प अंत। तुम्हारी कहानी का आखिरी भाग मेरे लिए नया नहीं है, सिवाय इसके कि तुम अपनी रस्सी खुद लाए थे। ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने सोचा था कि टोंगा ने अपने सारे तीर फेंक दिए होंगे, लेकिन फिर भी उसने नाव से हमें एक तीर मार ही दिया। उसके एक के अलावा बाकी सारे तीर खो गए थे, बस वही एक बचा था जो उसके ब्लो पाइप में था। हाँ हाँ, होम्स ने कहा, ब्लो पाइप के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुजरिम ने बड़े ही प्यार से पूछा, क्या कोई और मुद्दा है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, धन्यवाद, होम्स ने जवाब दिया। एथनली जोन्स ने कहा, वैसे होम्स, हम सभी जानते हैं कि तुम्हारा कोई सानी नहीं है, लेकिन फर्ज फर्ज होता है, और जो कुछ तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मांगा उसे पूरा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे चैन तभी आएगा जब हम इस आदमी को लॉकअप में बंद कर देंगे। गाड़ी अभी भी इंतजार कर रही है और 2 इंस्पेक्टर नीचे खड़े हैं। तुम लोगों की मदद का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, मुकदमे के दौरान भी मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो स्मॉल को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर तक चुपचाप सिगरेट पीते रहने के बाद मैंने टिप्पणी की, चलो, हो गया हमारे इस छोटे से नाटक का अंत। मुझे डर है कि ये छानबीन आखिरी छानबीन होगी जिसमें मुझे तुम्हारे नायाब तरीकों को जानने का मौका मिलेगा। मिस मॉर्स्टन ने मुझे अपना होने वाला पति स्वीकार करके मुझे इज्जत बख्शी है। मुझे इसी बात का डर था, होम्स ने कहा। मैं तुम्हें बधाई नहीं दे सकता। मुझे थोड़ा बुरा लगा। क्यों भला, ऐसी क्या बात है? क्या तुम मेरी पसंद से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मैं सोचता हूँ कि आज तक जितनी भी लड़कियों से मैं मिला हूँ, उनमें से ये लड़की सबसे ज्यादा आकर्षक है और हमारे काम में बहुत मदद कर सकती थी। उसमें वो हुनर है। जरा गौर करो कि कैसे उसने अपने पिता के सारे कागजों में से आगरे वाले नक्शे को संभाल कर रखा था। लेकिन मोहब्बत एक जज्बाती चीज है, और जज्बात ठंडे तर्क को नहीं मानते, जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। और इसलिए जब तुमने शादी करके बर्बाद होने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे होम्स, ये बात तो गलत है। इस केस में सारी मेहनत, सारा काम तो तुमने किया, और बदले में तुम्हें क्या मिला? मुझे तो इससे एक पत्नी मिल गई, जोन्स को शाबाशी मिल गई। तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बचा क्यों नहीं? मेरे लिए अभी भी ये कोकीन की बोतल बची है। और इतना कहकर उसने बोतल को उठाने के लिए अपना लंबा सफेद हाथ आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।